Hello everyone. So now we will learn about standard test procedures. स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर्स ये एक ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं, अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप उनको किस तरह से करें, किस तरह से एग्जीक्यूशन होगा उनका, वो इनमें सारी डिटेल होती है। कैसे कैसे होता है, एसटीपीज कैसे डेवलप होती हैं, वो हम आगे के पॉइंट्स में देखेंगे। अब पढ़ लेते हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू स्टैब्लिश, डॉक्यूमेंट एंड अधेयर टू स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स एंड प्रोटोकॉल्स। इसके अंदर क्या होते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स और प्रोटोकॉल्स होते हैं फॉर कंडक्टिंग टेस्ट एंड एनालिसिस। जो भी हम टेस्ट या एनालिसिस कंडक्ट कर रहे हैं उसके लिए। अब है डेवलपमेंट ऑफ एसटीपीज, इसके बारे में मैं बात कर रही थी। मेथड सेलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सैम्पल, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, डिज़ायर्ड आउटकम्स। अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो ऑब्वियस बात है कि आप कोई ना कोई मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आरएनए एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक ऑर्सनॉल मेथड होता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? आपके सैम्पल के नेचर पे, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पे और डिज़ायर्ड आउटकम्स में। आपको इन द एंड क्या चाहिए? सेकेंड वी हैव प्रोसीजर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि एस टी पी शुड स्टैंडर्डाइज द एंटायर टेस्टिंग प्रोसेस। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम सैम्पल प्रिपरेशन टू डेटा रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। मतलब कि प्रोसीजर स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स होंगे। अगर आप कोई पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो उसमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे, स्पेसिफिक रिएजेंट्स यूज़ होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होंगे और कंडीशंस यूज़ होंगी। ऑब्वियस बात है, ठीक है। फिर है वैलिडेशन। बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एस टी पीज एक्यूरेसी शुड बी वैलिडेट, ठीक है। एस टी पीज को इम्प्लीमेंट करने से पहले उनकी जो एक्यूरेसी है उनको वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वी हैव डॉक्यूमेंटेशन एंड रिव्यू। पहला है डिटेल डॉक्यूमेंटेशन। ऑब्वियसली अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा रहे हैं, उनकी कोई वैल्यूज़ आएंगी, आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। बेसिकली ये जो टॉपिक है, सॉरी ये जो यूनिट है, ये जो पूरा सब्जेक्ट आप मान लीजिए, क्वालिटी का कंट्रोल, हम कहीं ना कहीं क्वालिटी को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट यूनिट है ये बहुत ही बेसिक है और यही कहीं ना कहीं पूरे आपके सब्जेक्ट में अप्लाई होगा। तो आपने देखा भी होगा कि मैं बहुत सारी चीज़ें रिपीट कर रही हूँ बिकॉज रिक्वायरमेंट ही ये है। पहला है डिटेल डॉक्यूमेंटेशन। ऑब्वियस बात है, अगर हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करा रहे हैं, उनके रिजल्ट्स आएंगे एंड वी नीड टू डॉक्यूमेंट देम, ठीक है। ईच एस टी पी शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन डिटेल। बस यहाँ पे एस टी पी को हमें करना है, स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर्स की जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको करना है डिटेल, प्रोवाइडिंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस। अब वो क्या क्या हो सकते हैं कि इक्विपमेंट के स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, कैलिब्रेशन रिक्वायरमेंट क्या है, सैम्पलिंग प्रोसीजर्स क्या है, कैलकुलेशन क्या आई हैं, डेटा रिकॉर्डिंग का फॉर्मेट क्या है, ये सारी चीज़ें। फिर है रेगुलर रिव्यू। रेगुलर रिव्यू मतलब क्या होता है? लैब शुड एस्टैब्लिश अ प्रोसेस फॉर पीरियोडिकली रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग एस टी पीज टू इंश्योर दे रिमेन करेंट एंड कंप्लायंट विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ऑब्वियस बात है कि आपने क्या करना है, इन चीज़ों को रेगुलरली पीरियोडिकली रिव्यू करना है सो दैट अगर कोई एरर आता है वो हम क्या बोलते हैं, वो रिड्यूस हो सके, वो रेक्टिफाई हो सके, और टू इंश्योर दे रिमेन करेंट एंड कंप्लायंट विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई पॉलिसी है जो कि 50 साल पुरानी है, पहली रिक्वायरमेंट्स कुछ और थी, अब जो करंट रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ और हैं, तो ऑब्वियसली उन पॉलिसीज़ में रिविजन होगा, ठीक है। कि अब जो रिक्वायरमेंट है, अब जिस तरह से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उस तरह से वो पॉलिसीज़ या फिर जो स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर्स हैं वो क्या होंगे? रिवाइज होंगे with regulatory requirements, okay. Now precision and accuracy in measurement of data recording। ऑब्वियस बात है, अगर आपको अच्छा डेटा चाहिए, एक इंटीग्रेट डेटा चाहिए, तो उसमें प्रिसीजन और एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सम एसटीपीज इनकॉर्पोरेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मेथड्स लाइक कंट्रोल चार्ट्स। ये हम अपनी 4th यूनिट में देखेंगे कि किस तरह से ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइनल ईयर में हमारे पास एक होल सब्जेक्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट का, उसमें तो बाकायदा न्यूमेरिकल्स भी दे रखे हैं, तो उसमें भी हम देख सकते हैं।
फिर है हमारा रेगुलेटरी एडहेरेंस। STPs शुड बी अलाइन विद रेगुलेटरी गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड एप्लीकेबल and standards applicable to the industry in which the laboratory operates। ठीक है, तो STPs जो हैं दे शुड अलाइन विद द रेगुलेटरी गाइडलाइंस, वो क्या कह रही हैं, और जो स्टैंडर्ड्स एप्लीकेशंस हैं वो टू द इंडस्ट्री इन विच द लेबोरेटरी ऑपरेट्स। उस इंडस्ट्री की बात हो रही है जहाँ पे लेबोरेटरीज ऑपरेट हो रही हैं। ठीक है, फिर ऑडिट ट्रायल टू ट्रेस द स्टेप्स टेकन ड्यूरिंग द टेस्टिंग प्रोसेस एंड वेरीफाई द डेटा इंटेग्रिटी। ऑडिट ट्रायल क्या होता है, उसमें पूरी हिस्ट्री देखी जाती है कि किस तरह से आपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करवाया है, क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, और क्या किया जाता है जो डेटा इंटेग्रिटी है उसको वेरीफाई किया जाता है कि डेटा एक्यूरेट है या नहीं है, कंप्लीट है या नहीं है, लेजिबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। फिर STPs are backbone of quality control laboratories operations. They provide a systematic and standardized approach to testing, ensuring the accuracy, reliability, repeatability of results. STPs अगर आपसे पूछा जाए क्वालिटी कंट्रोल की बैकबोन क्या है, तो यू विल से STP स्टैंडर्ड टेस्ट प्रोसीजर्स आर द बैकबोन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज ऑपरेशंस। और ये क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि दे प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक एंड स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, जो कि मैंने आपको अभी बताया। ओके, सो दिस इज द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ अ यूनिट, दैट इज रिटेंशन ऑफ सैम्पल रिकॉर्ड्स। इसमें देखा जाता है ओरिजिन, हैंडलिंग, स्टोरेज, डिस्पोजल ऑफ सैम्पल्स यूज्ड इन टेस्टिंग एंड रीएनालिसिस, सब सैम्पल की बात हो रही है। तो इसमें मैंने ना ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इलेबोरेट नहीं किए हुए हैं, बिकॉज इन चीज़ों पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं, इनको मैं समझा दूँगी फिर से, लेकिन आपको वही चीज़ रिपीट करनी है, तो इस वजह से मैंने ये वापस लिखा नहीं। पहला है सैम्पल आइडेंटिफिकेशन। ऑब्वियसली अगर आपको कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाना है तो आपको सैम्पल को आइडेंटिफाई करना होगा। सोर्स एंड कलेक्शन इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल मैंने राइजोबियल स्पीशीज़ का आइसोलेशन करना है या उसको लेके कोई एक्सपेरिमेंट करवाना है, तो मैं उसका सोर्स देखूंगी। फॉर एग्जांपल मुझे राइजोबियल स्पीशीज़ जो हैं कहाँ मिलेंगी, जो नोड्यूल्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स की, वहाँ मिलेंगी। तो ये मेरा सोर्स हो गया। और कलेक्शन इन्फॉर्मेशन, मैंने किस तरह से वो किया है, मैंने रूट नोड्यूल्स निकाली, उनको मैंने स्टेरिलाइज किया, मैंने उनको टीयर किया, उसमें से स्पीशीज़ राइजोबियल स्पीशीज़ निकाली, उनको आइसोलेट किया। तो ये हो गई हमारी कलेक्शन इन्फॉर्मेशन। फिर है सैम्पल हैंडलिंग एंड स्टोरेज रिकॉर्ड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन रिकॉर्ड्स, कि आपने किस तरह से सैम्पल को हैंडल किया है। मैंने फॉर एग्जांपल फोर्सेप यूज़ की है, ग्लव्स यूज़ किए हैं, क्या क्या किस तरह से सैनिटाइज़ किया है, कौन कौन से मेजर्स मैंने यूज़ करे हैं, ठीक है, लिए हैं। तो ये आता है सैम्पल हैंडलिंग में। फिर स्टोरेज रिकॉर्ड्स, ऑब्वियसली कुछ डेटा आएगा उसको रिकॉर्ड करूँगी, वो हो गया स्टोरेज रिकॉर्ड्स। फिर ट्रांसपोर्टेशन रिकॉर्ड्स, मानो कोई पेपर डॉक्यूमेंट है, मुझे उसे ट्रांसपोर्ट करना है एक सिटी से दूसरे सिटी या एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो उस तरह से मेरे पास ये ट्रांसपोर्टेशन रिकॉर्ड्स आएंगे। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन है, मैंने ओवर द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैंने ट्रांसपोर्ट किया है, तो वो रिकॉर्ड्स भी इसी में आएंगे। फिर मेरे पास आता है सैम्पल रिटेंशन पॉलिसीज़, जिसको मैंने अभी बताया है, ठीक है, जिसमें आता है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड फ्यूचर रेफरेंसेस। ओके, फिर है फिफ्थ सैम्पल डिस्पोजल रिकॉर्ड। और इसमें क्या आता है, हमारे प्रोसीजर्स आते हैं कि हम किस तरह से डिस्पोज कर रहे हैं अपने सैम्पल को। इट एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए, डिस्पोजल सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिस्पोजल रिकॉर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि कुछ कुछ ऐसे सैम्पल्स होते हैं जिनको हम ऐसे ही डिस्पोज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हेजार्डियस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने DNA आइसोलेट किया, हमने जो जेल है हम उसको इसी तरह से हम उसको नॉर्मली डिस्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि हमने उसमें इथीडियम ब्रोमाइड बनाया है विच इज़ हाईली कार्सिनोजेनिक। ठीक है, तो उसको आपने किस तरह से डिस्पोज किया है, उसके लिए आपकी डिस्पोजेबल सर्टिफिकेट्स बनते हैं, ये रिकॉर्ड्स बनते हैं, वो आपको डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। फिर है डेटा इंटेग्रिटी एंड आर्काइविंग। अगेन डेटा एक्यूरेट हो, अवेलेबल हो, कंप्लायंट हो, ये सारी चीज़ें हों। और उसे आर्काइव यानी कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए उसको स्टोर करना है तो ऑप्टिकल डिस्क हो गई, मैग्नेटिक टेप्स हो गए, ये सब चीज़ें आप क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अब हमारे पास बस लास्ट टॉपिक बचा है,
तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।